ओके जी, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैफ 7 ओरिएंटेशन क्लास है। आज सिर्फ डिस्कशन करूँगा कि हम लोगों का ये सब्जेक्ट जो है उसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कशन होगी, लाइक एग्ज़ाम स्टूडेंट को क्या फ़ेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, स्पेशली इस पेपर में कंटेंट कैसा है। ठीक हो गया? आप लोग बिज़नेस लॉ सब पढ़ चुके हो, राइट? बता दूं, बिज़नेस लॉ बहुत आसान था। ठीक हो गया ये? नहीं, मैं आप लोगों को डराऊंगा नहीं, लेकिन आपको मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर करूंगा कि ये सब्जेक्ट जो है। अब अच्छा, बिजनेस लॉ की ना प्रैक्टिकल, पता नहीं आप लोगों में से जो मुझसे पढ़ा है वो तो जानता है, जो नहीं पढ़ा, बिजनेस लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत कम थी। ठीक है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट अब आप पढ़ने जा रहे हो, इसने आपको आर्टिकल में हेल्प करनी है। आपने यही आर्टिकल में कर भी रहे होना है, इससे एडवांस वर्जन कर रहे होगे इनफैक्ट। ठीक है ना? लेकिन एटलीस्ट ये सारा वर्जन आप लोग अपने आर्टिकल में देख रहे होगे। बहुत आप में से जो भी एडवाइजरी में काम कर रहा होगा, आई एम नॉट सेइंग कि जो टेक्स्ट में कर रहा होगा वो भी यही ढूंढे, नहीं, गलत बात है। जो आप में से एडवाइजरी में, या जो आप में से एक पानी का ग्लास बस, जो आप में से, पता नहीं, नो आइडिया, नहीं, जो आप में से एडवाइजरी में काम कर रहा होगा या जो आप में से ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, उसको फेस करना पड़ेंगी ये चीज़ें। ठीक है, हाँ, टैक्स वाला इससे डील नहीं कर रहा होगा, वो कैफ 2 से डील कर रहा होगा। ठीक है, सो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस सब्जेक्ट की। पढ़ाने का अंदाज भी मैं प्रैक्टिकल ही चूज़ करूँगा, उसकी रीज़न बताता हूँ। चलो, बल्कि आगे चल के आएगी। वैसे कैफ 4 जब स्प्लिट हुआ, कैफ 3 सॉरी, जब स्प्लिट हुआ दोबारा से, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ मेरी लाइफ में, ये कोई तीसरी दफ़ा तो हो गया। मतलब मैं जब बीइंग अ स्टूडेंट जब था, तो जब ये सेपरेट सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, मैंने खुद भी बीइंग अ स्टूडेंट सेपरेट सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, फिर इन दोनों को कंसोलिडेट कर दिया गया। ठीक है, हमारे आगे हम मुश्किल से पास होते थे, ठीक है, ऊपर से पास होने के बाद उन्होंने कंसोलिडेट कर दिया, बहुत ही नुकसान हुआ। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में। उसके बाद दोबारा से स्प्लिट हुए, ठीक है, फिर कंसोलिडेट, तो ये चल रहा है, ये तीसरी दफ़ा गालबन ये चल रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस, जब एजुकेशन स्कीम चेंज होती है तो उनको लगता है अच्छा चलो इनको कंबाइन कर देते हैं या इनको सेपरेट कर देते हैं, यही इनको समझ आ रही है फिलहाल इंस्टीट्यूट को। ठीक है, सो इस वजह से अब जो ही ये स्प्लिट किया दोबारा और 100 मार्क्स का सब्जेक्ट बनाया, पहले ही 50 पे कन्फाइन हो गया था ना, मतलब कैफ 3 जो था वो 50 बी लॉ था, 50 सी लॉ था, तो बहुत लिमिटेड टेस्टिंग होती थी। जब से दोबारा इसे कैफ 4 में, कैफ 7 में कन्वर्ट किया, स्प्लिट किया, तो टेस्टिंग लेवल दोबारा से मिच्योर हो गया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट कि यार इस अटैम्प्ट में 1-2 अटैम्प्ट लेगा एग्जामिनर थोड़ा मिच्योर होने में, एग्जामिनर मतलब थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा इजी पेपर में बैलेंस पेपर होगा, फिर शायद थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाएगा। बट द इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट आफ्टर द स्प्लिटिंग, वो इतना मेच्योर उसने बिहेव किया कि उसके बाद उसने वापस मुड़ के नहीं देखा। अब ये सब्जेक्ट की जो टेस्टिंग हो रही है वो मेच्योर्ड लेवल पे हो रही है, मतलब लास्ट 2 अटेम्प्ट्स का पेपर में और पिछले जो कैफ 4 वाले पेपर हैं, जमीन आसमान का फर्क है। मैं रियलिटी बता रहा हूं कि आपको सॉल्व करते हुए, अगर आप पिछले पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, तो रट्टा सिस्टम चल रहा था, मतलब रट्टा सिस्टम तो अब भी चलेगा, ऐसा नहीं है। रट्टा सिस्टम मींस आपको कन्फाइंड पूछा जाता था, ये बता दें, ये बता दें, ये फंक्शन बता दें, ये एडवांटेजेस बता दें, मतलब वटएवर जो भी पूछा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता। बच्चा बड़े आराम से, उसने अगर मेमोराइज किया होता था, वो पिक करता था और पेस्ट कर देता था, तो एरर के चांस थोड़े कम थे। अब क्या कर दिया एग्जामिनर ने उसको दोबारा से प्रैक्टिकल अप्रोच पे ले गया। अब वो आइसोलेशन नहीं मांगता। आइसोलेशन मींस अब आप एक चैप्टर से आंसर नहीं करने वाले, आप ही के बुक में से पेपर आएगा, पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, बुक में से ही आएगा, लेकिन 2 चैप्टर का मिक्सचर होगा। जैसा फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूं, एक स्ट्रक्चर है ना ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का स्ट्रक्चर है, उसमें डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्टर तो हैं, अब कुछ भी हो रहा है कंपनी में, डायरेक्टर तो हैं, तो कोई भी क्वेश्चन बनाओ, डायरेक्टर तो हैं। मेरी बात समझ आ रहे हो? अब आपके डायरेक्टर पे 2 चैप्टर्स हैं, अब कुछ भी क्वेश्चन बनेगा, उस कोई भी कंपनी पे क्वेश्चन बन रहा हो किसी भी किस्म का, उसमें डायरेक्टर तो हैं, तो क्वेश्चन में लगते लगाते अगर उसका दिल करता है तो थोड़ा सा डायरेक्टर भी पूछ लेता है। तो इसका मतलब आइसोलेशन में अब ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ चैप्टर नंबर 10 से आंसर कर रहे हो, आपका चैप्टर नंबर 3 सपोज डायरेक्टर का है तो 3 से भी आंसर कर रहे हो। अब आप कंपोजिट आंसर कर रहे हो, आपको एक पैच चूज करना है चैप्टर 3 से, एक पैच चूज करना है चैप्टर 10 से। दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू आंसर। ये मैं जरूर कहूंगा कि अभी एग्जामिनर उतना बदतमीज नहीं हुआ, सॉरी चलो खैर है, ये कौन सी, सो उतना बदतमीज नहीं हुआ अभी, ठीक है, लीथल नहीं हुआ। ये देखो, मैं पहले भी हमेशा अपनी क्लासेस में बोलता हूँ कि शेर जंगल का बादशाह है, ठीक है ना, ये जंगल भी उसका है और खुद भी वो जानवर है, ठीक है। सो वो बिहेव भी जानवरों वाला ही करता है, खाना पीना उसका शुबा है, ठीक है, तो उसने खा पी जाना स्टूडेंट को।
उसका तरीका वारदात अब यही है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो वापस नहीं मुड़ के देखा उसने कि मैं इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ले जाऊं। लेकिन एक पोर्शन है जो स्टूडेंट के लिए भी बनाया गया, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, जो कि इजी पोर्शन है, आप उन से इजी मार्क्स कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह बिजनेस लॉ के अंदर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूँ, देन मैं ओरिएंटेशन स्टार्ट करता हूँ। बिजनेस लॉ के अंदर आपके बड़ा स्पेसिफाइड था कि यार इस चैप्टर से, इस एरिया से इतना पूछा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट से इतना पूछा जाएगा, अच्छा जी पार्टनरशिप से इतना पेपर आएगा। मैं खुद भी ऐसे करवाता था कि यार ये 3 चैप्टर कर लो इतना पेपर आ जाएगा, ये चैप्टर कर लो इतना पेपर आ जाएगा। बट कंपनी लॉ में मैं ऐसा कुछ एडवाइस नहीं करने वाला, पेपर कहीं से भी आ सकता, हम 100% कंप्लीशन करेंगे। हाँ, मैं कुछ एरिया ज़रूर बताऊंगा कि ये इनके बगैर एग्जामिनर चल नहीं सकता। जैसा मैं कहूँ, डायरेक्टर्स को पूछे बगैर उसका दिन ख़त्म नहीं होना, उसका पेपर ख़त्म नहीं होना। सो डायरेक्टर का चैप्टर इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि उसमें से कंपल्सरी 15 to 20 मार्क्स की टेस्टिंग होनी ही होनी है। सो ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये ऐसा मैं सिर्फ, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, ऐसा मैं सिर्फ 1-2 चैप्टर्स के बारे में कह सकता हूँ। 100% चैप्टर्स के बारे में मैं ऐसी बात कभी नहीं कहूँगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ज़रा थोड़ी सी। अच्छा, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसमें सिर्फ 0.5 का एडिशन हुआ है लास्ट अटैम्प्ट से, ठीक है, और मैंने कुछ चेंज नहीं किया। अच्छा जी, जो मुझे जानते हैं उनको तो पता है, ठीक है। बाकी मेरा इससे पहले का जो एक्सपोजर है वो इंडस्ट्री एक्सपोजर है, ठीक है। आई वॉज वर्किंग एज अ CFO, फिर उसके बाद मुझे लगा बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करते हैं, तो मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं टीचिंग उससे पहले भी कर रहा था, ठीक है, इंडस्ट्री में होते हुए भी, लेकिन मैं सिर्फ CFAB को पढ़ाता था, ठीक है। फिर मुझे लगा नहीं यार, CFAB वाले बच्चे बहुत पक्के हो गए हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं, तो नीचे वालों को पढ़ा दे। तो मेरी तरक्की का ग्राफ भी उल्टा ही है, मैं ऊपर से नीचे की तरफ आया हूँ, ठीक है। तो मैं फिर कैफ में आ गया फाइनली, और एक टाइम पे PRC को भी टच किया, लेकिन उसके बाद तौबा कर ली, तो अब दोबारा PRC को नहीं पढ़ाता, ठीक है, सिर्फ कैफ तक लिमिटेड हूँ। इंडस्ट्री एक्सपोजर मैंने लिखा हुआ है 8 ईयर्स का है लास्ट। अच्छा, इसका मतलब 8 साल एज अ CFO काम नहीं किया, शुरू में उसी कंपनी के अंदर एज अ मैनेजर काम स्टार्ट किया, और प्रमोट होते होते सीनियर मैनेजर टू CFO। ये सफ़र मैंने तकरीबन 3-3.5 साल में तय कर लिया था। सो इन द नेक्स्ट 3.5 ईयर तो मेरा ख्याल है मैं उस कंपनी का सब्सिडरी का CFO था। सो क्योंकि मुझे एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने कहा कि MD ने कहा कि आपका कैरियर प्लान क्या है। ये सर्टन डाउट के पता नहीं कहीं छोड़ ना जाए, रिसोर्स इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, सारी रिपोर्टिंग इसके पास है। मैं आई वॉज द पर्सन जो हु आर एक्चुअली डीलिंग विद द जर्मन, क्योंकि हमारी जो पेरेंट कंपनी थी वो जर्मन कंपनी थी। सो जितनी भी रिपोर्टिंग होती थी जर्मनी को, वो मेरे थ्रू होती थी। आई वॉज द लीडर इन दैट केस। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या बनना चाह, कैरियर प्लान क्या, मैं कहा CFO बना दो। उन्होंने मुझे 1 महीने में CFO बना दिया, ठीक है। तो इतनी ही मेरी लक चली, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई स्ट्रगल नहीं की हुई उस केस में, लेकिन मेरी इतनी ही लक चली कि उन्होंने मुझसे पूछा क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा CFO बना दो। उन्होंने कहा ठीक है, इस ग्रुप का तो अवेलेबल है। उन्होंने ग्रुप को डिसबैंड किया और मुझे सब्सिडरी कंपनी ऑल इन ऑल दे दी कि भाई ठीक है, आप CFO ग्रुप के ना बनो, सब्सिडरी के बन जाओ, लेटर ऑन जब ये जाएगा, रिटायर होगा, तो वापस आ जाना ग्रुप के लिए। सो ये मेरा एक्सपोजर है, टीचिंग का एक्सपोजर भी लिखा हुआ है, ग्राफ भी लिख दिया। चलो बस इतना ही काफ़ी है अपने बारे में। आगे वापस आते हैं मार्क्स एलोकेशन के ऊपर जी। 15 मार्क्स सबके लिए इजीली रीडेबल है ये, ओके। 15 मार्क्स के MCQs हैं जी आपके पास। पहले ये किसी ज़माने में 30 मार्क्स के होते थे, तो बड़ा आसान फील होता था, पेपर पास करना बाउंड्री लाइन के करीब आ जाते थे। लेकिन अब याद रखो 15 मार्क्स है, बाकी के लिए 35 की बाउंड्री तक पहुंचने के लिए, मतलब उस डेड लाइन से क्रॉस करने के लिए या उस थ्रेट से क्रॉस करने के लिए आपको फिर भी 35 मार्क्स चाहिए। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड 40% है, बट याद रखिएगा इसमें वेरिएशन होती है। समटाइम डिस्क्रिप्टिव 35% पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, समटाइम 30% पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, समटाइम 40 से एक्सीड कर जाता है। सो इसमें वेरिएशन हमेशा रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डाले जाते हैं पेपर को बैलेंस करने के लिए। ये एग्जामिनर का के ऊपर एक मुकैले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने पेपर को मैनेज करना है। तो यस, वो ये मैनेज करेगा, ठीक है। थोड़े मार्क्स दे, ज़्यादा मार्क्स दे, ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो ये मैनेज करता है, ठीक हो गया। 60 मार्क्स की 60% केस स्टडी है। इसका मतलब आपका अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स से ज़्यादा आपको केस स्टडीज आनी है, जिनमें किसी कंपनी का सिनेरियो बिल्टअप किया होगा और आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा रहा होगा कि बताइए कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ और आपका जजमेंट क्या है इस बारे में। इज दैट क्लियर?
अच्छा, डिस्क्रिप्टिव भी ऐसा नहीं आएगा कि अब आप कहें कि आपको आंखें बंद करके कहा जाए चलें जी ड्यूटीज लिख दें डायरेक्टर की, नहीं ऐसे नहीं आना, मैच्योर हो जाओ, अब आप स्टेज 2 में हो, ठीक है। तो स्टेज 2 में ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा फंक्शंस लिख दें जी, नहीं, वो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी एक केस स्टडी बना के देगा बहुत आसान सी, और अपनी आखिरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेगा वो पूछना क्या चाहता है। सो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा और आइंदा से क्वेश्चन को उल्टा पढ़ने का अंदाज स्टार्ट कर लें, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ा करें, ठीक है। बी लॉ में भी शायद ये अप्लाई होता है लेकिन ज्यादा सी लॉ के अंदर ये स्ट्रेटजी ज्यादा काम करती है कि आप पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें कि एग्जामिनर आपसे चाह क्या रहा है, उसके बाद केस स्टडी पढ़ें तो शायद उसको कंप्रीहेंड करना ज्यादा आसान हो जाएगा। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, आते हैं जी आगे, इश्यूज क्या हैं और इम्प्रूवमेंट के वेज क्या हैं। अच्छा जी, होमवर्क असाइनमेंट दिया करूंगा, ठीक है, यूजुअली पास पेपर्स ही एज अ होमवर्क के तौर पे करने के लिए दिया करूंगा, ठीक है, लेकिन उनमें इतना फ़ायदा शायद बहुत कम फ़ायदा हो। उसकी रीज़न है कि जो पुराने पेपर हैं, जैसा मैंने कहा पास पेपर्स, वो इतने ज़्यादा मिच्योर्ड नहीं थे। आपको एक ह्यूज डिफरेंस मिलेगा जब हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे होंगे। आपको 2 पेपर्स के बाद जब मैं उससे पीछे जाऊंगा, मैं यूजुअली आप लोगों के साथ ये प्रॉमिस करके चलूंगा कि मैं 2 पेपर्स रीसेंट अटैम्प्ट के, रीसेंट अटैम्प्ट से मुराद है आपकी मार्च अटैम्प्ट 2023 एंड सितंबर अटैम्प्ट 2022, ये 2 पेपर हम फुल फ्लेज डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। इसके बाद भी हम पीछे जाएंगे, ठीक हो गया, कैप 4 के लिए, लेकिन वो 1 या 2 पेपर मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद उसमें डिस्कस करने वाला बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव होगा। वो या तो आपकी बुक के अंदर कवर हो चुका होगा या उसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो डिस्क्रिप्टिव होंगी और उसका आइंदा आने वाले वक्तों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला नसीब। इसलिए कोई जो स्टूडेंट ये अप्रोच यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा पास पेपर पीछे करने चाहिए, वो मत कीजिएगा, इस पेपर में वो एप्लीकेबल नहीं है। आप कर भी लोगे, आपको एक मोटिवेशन आ जाएगी कि मैंने बहुत पेपर्स किए हुए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा कोई नसीब नहीं होने वाला उसमें, ठीक है। सो जितने मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा उतने तक रहिए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ओके। सो ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, वो ऑनलाइन का बाद में डिस्कस कर लेंगे। कॉमन इश्यूज, अनप्लान्ड आंसर, ये बहुत बड़ा इशू है। फेलियर का एक बहुत बड़ा रीज़न वो यही है। स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ता है 1 मिनट से पहले, ये मुझे पता लग गया, ये लिखना शुरू कर दिया। इस केस में देखो, मैं एक मजेदार बात बताऊं, कंपनी की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर लॉ का एक अंदाज ये है कि लॉ समटाइम्स आपको कहेगा कोई भी कंपनी ये काम नहीं कर सकती, और फात ही लिखेगा एक्सेप्ट दैट, और या कहेगा सारी कंपनियां ये काम करेंगी एक्सेप्ट दैट। लॉ लिखा ही ऐसे गया सारा अंदाज ना, खूबसूरत अंदाज ही यही है कि सब पे पहले एक प्रोविजन बताएगा कि मेरा जर्नल रूल क्या है, मैं क्या समझाने लगूं, कोई भी कंपनी ये काम ना करे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी कोई भी कंपनी प्रॉक्सी फॉर्म इशू नहीं करेगी, सपोज मैं ऐसे कह देता हूं, ये बहुत अजीब सी बात कर रहा हूं लेकिन ऐसे कह देता हूं, लेकिन बाद में कहे एक्सेप्ट दैट, मतलब कुछ को इजाजत है कर लें, ठीक है, और फिर कुछ पे कहेगा नहीं करना या करना है और उल्टा बात करेगा। सो कंपनी की डिफरेंट टाइप्स हो गई, फिर उनमें एक्सेप्शंस हो गई, कुछ को रिलैक्सेशन मिलेगी कुछ को नहीं मिलेगी। एग्जामिनर क्या करता है, बड़ा ट्रिकी प्ले करता है, वो कंपनी की टाइप के साथ खेलता है। जो बच्चा आंखें बंद करके क्वेश्चन पढ़ेगा, टाइप को इग्नोर मारेगा, आगे चला जाएगा, पूरा आंसर गलत लिख लेगा, और उसको इस बात का हरगिज गुमान नहीं होगा कि वो गलत आंसर लिख रहा, क्योंकि उसने कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया टाइप के ऊपर। उसके मुताबिक कंपनी का नाम गिवन है और उसने सवाल सॉल्व कर दिया। बात समझ पा रहे हो? ये अनप्लान्ड आंसर है कि उसने क्वेश्चन को प्लान ही नहीं किया कि आइदर एग्जामिनर ने एक्सेप्शन से सवाल पूछा या जर्नल प्रोविजन से सवाल पूछा, ठीक है। सो अगर एक्सेप्शन से पूछा तो आपको आंसर एक्सेप्शन से करना है, आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। आपने यस लिखना था, आप नो लिखा होगे। ये बहुत कॉमन होता है, बड़ा कॉमन चीज है ये, और एग्जामिनर ट्रिक प्ले करता है। इसलिए एक और कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे पेपर के अंदर हाईलाइटिंग करनी है क्वेश्चन के अंदर। खासतौर पे जो पहली चीज हाईलाइट करनी है वो कंपनी का स्टेटस है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि भाई स्टेटस क्या है कंपनी का। जैसा मैं अगर कहूँ प्राइवेट, पब्लिक लिस्टेड, कौन सा स्टेटस में कंपनी प्ले कर रही है, मैटर करता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है जी ऑडिट सबने करवाना है, हर कंपनी ने ऑडिट कराना है। ऑडिट का वर्ड आप सुनते ही हैं, ठीक है ना, आप लोगों ने भी एक्चुअली ड्रीम तो वही है, आप लोगों ने ऑडिटर बनना है, ठीक है, हालांकि सबसे गंदा काम है, लेकिन चलो। सो ऑडिट
आप लोगों का सबका ड्रीम, राइट? हर कंपनी ने ऑडिट करवाना है, एक्सेप्ट दैट ये ना करवाएं तो चलेगा, जिनका कैपिटल से मैं कहता हूं कम हो, से 10 मिलियन से कम हो, ना करवाएं ऑडिट। अज्यूम कर रहा हूं अब 10 मिलियन से कैपिटल कम हो, इसका मतलब आप कंपनी बना रहे हो, तो अगर आप चार्टर अकाउंटेंट हो तो सोच लो, अगर आपसे कोई एडवाइस ले तो कहो 10 मिलियन से कम रखो, ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। मुझे याद है हमने अपनी ग्रुप की एक कंपनी बनाई तो उन्होंने पूछा कैपिटल कितना रखें, मैं कहा नीचे रखो, ना ऑडिट कराना है ना एससीसीपी को कागज जमा कराएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ना अकाउंट्स फाइल करने पड़ते थे, ना कैपिटल की वजह से ऑडिट कराना पड़ता था। तो कुछ देर एस्टैब्लिशमेंट हो जाती थी, उसके बाद खर्चे ऑन कर लेंगे। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा ओह वाओ ग्रेट, ये अच्छी बात की आपने। सिंपल लॉ की इंटरप्रिटेशन है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल प्लानिंग। ये विजन नहीं है, ये प्लानिंग है, ठीक है। मतलब मैंने एडवाइस किया कि भाई कैपिटल कम रख लो। अब उस कंपनी का कैपिटल था, मजा मैं बताता हूं, उस कंपनी का रेवेन्यू है 1 बिलियन से ऊपर, ठीक है। इस वक्त उस कंपनी का कैपिटल है 1 लाख रुपया, और उस कंपनी का लोन है 500 मिलियन प्लस। समझ रहे हुआ क्या है? कंपनी रन कर ले थोड़ी देर पैसे बना ले, जब पैसे बना लेगी तो ऑडिट जैसे कॉस्ट भी बियर कर लेंगे, एससीसीपी को फाइलिंग भी कर लेंगे, गलतियां भी तब तक सुधर जाएंगी, क्योंकि इनिशियल फेज में गलतियां बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक चल रहा है, जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन कैपिटल बढ़ा लेंगे। फिर 3 साल गुजरे, हमने कहा ऐसा वैसा करें, थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल बढ़ा लें, बहुत हो गया। उन्होंने कहा पैसे तो और नहीं है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दें। कितना मुश्किल काम, लोन को इक्विटी में कन्वर्ट। लोन किसने दिया हुआ था? पेरेंट कंपनी ने। सो ग्रुप कंपनीज में ये जो इस तरह की कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत कॉमन चीज है। फंडिंग कौन कर रही है? पेरेंट कंपनी खुद कहां से ले रही है? बैंक से, क्योंकि बैंक उनको दे नहीं रहा था। कोई बात नहीं, हम ले देते हैं। कितना मुश्किल काम, सिंपल। सो ये सारे स्ट्रक्चर मैं आपसे एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल, मेरा अपना एक्सपोजर बहुत स्ट्रांग है, तो मैं आप लोगों से प्रैक्टिकल ही डिस्कस करूंगा। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, हम पढ़ रहे होंगे उनके बारे में, लेकिन मैं वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज भी आपसे शेयर करूंगा, ठीक है, क्लास से पहले। उसकी रीजन कि मैं चाहूंगा कि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स है, उससे डॉक्यूमेंट से करना कुछ नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अच्छा ये है वो चीज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लाइक जब मैं कभी पढ़ा रहा हूँ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी जी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, तो मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, ये वो सर्टिफिकेट होता है जो मिलता है, जिसके लिए तुम सारी तरद्दुद कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये कहें जस्ट अ मिनट लाइक दिस, सपोज ये वो डॉक्यूमेंट्स है सारे, लिस्ट। अच्छा आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो रही? जस्ट अ मिनट। या ओके, दैट्स गुड। सो अगर मैं इसे क्लिक करता हूं, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, अब ये इनकॉर्पोरेशन, अच्छा रॉ लाइफ साइंसेस के निकला है, ओ माय गॉड। अच्छा जी, ये वो एक सर्टिफिकेट है, जब कंपनी बनती है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो मैं इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर कर दूंगा कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके लिए आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे होगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सिंगल सर्टिफिकेट के लिए हम अप्रॉक्सीमेटली हाफ चैप्टर पढ़ रहे होंगे। अपने इनिशियल चैप्टर्स में हम हाफ चैप्टर अबाउट दिस डॉक्यूमेंट, कि ये डॉक्यूमेंट लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस की मिन्नतें तरले करने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, जमा करवाने पड़ेंगे, कितनी टाइमलाइन में जमा करवाएंगे, तब जाके ये सर्टिफिकेट नसीब होगा। फिर आप जाके कहोगे हाँ मेरी कंपनी बन गई। बात समझ आ रही है? तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशंस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए होंगे, इनमें से आपने निकालना कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आइसोलेटेड आंसर को ब्रेक करने के लिए, मैंने कहा आइसोलेटेड आंसर नहीं चलेंगे, अब 2 चैप्टर्स में से मिक्स करके आपको आंसर करना होगा। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक और एफर्ट की हुई है, वो हम यूज करेंगे लाइक दिस। मैं आप लोगों के साथ जब डिस्कशन किया करूंगा तो ये मेरे बनाए हुए कुछ मैप्स हैं जिनको हम स्टडी किया करेंगे, ठीक है। इन मैप्स के थ्रू क्या होगा, आइसोलेशन ब्रेक हो जाएगी। हम जब इनको पढ़ रहे होंगे तो एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टिविटी क्रिएट कर दूंगा मैं, जो कि शायद आपके किसी 5वें 6ठे 10वें 15वें पेज पे लिखी हो, लेकिन हम उसे एक ही जगह कंपाइल करेंगे जब हम डिस्कस कर रहे होंगे किसी एक चीज के बारे में। जैसे मैं कंपनीज की टाइप्स डिस्कस कर रहा हूँ, तो माइट भी आपके बहुत आगे जाके कहीं वो टाइप्स डिस्कस करे, लेकिन मैं शायद शुरू में ही आपकी बेस बिल्ड करने के लिए उनको एक ही जगह पर डिस्कस कर लूंगा, ताकि आपकी आइसोलेशन का जो आइसोलेशन है कि आपने सिर्फ एक चीज यहां से पढ़ी है, एक चीज यहां से पढ़ी है, आप उन्हें इकट्ठा नहीं कर पाओगे,
ठीक है, वो क्या होगा, वो इकट्ठे कब होगी, जब 3-4 रिवीजन्स करनी होंगी, तब जाके आप कंपाइल कर पाते हो कि अच्छा यार ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखिया। तो मैं चाहता हूं कि वाई नॉट कि हम शुरू से ही ऐसे स्ट्रगल करें कि हम उन सबको एक जगह पे इकट्ठा कर सकें। जब भी हमसे कंपनी की टाइप्स के बारे में पूछा जाए, हमें पता हो कि अच्छा कितनी टाइप्स हैं और उनके आगे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हो कुछ चीजें अलाइन हुई हुई हैं उसके साथ। तो ये इस तरह हर चैप्टर के नोट्स जो हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्लास से पहले कॉपियर के पास रखवा दूं। आप में से जिसका दिल करे वो ले ले, जिसका दिल करे वो ना ले। यहीं से हम पढ़ेंगे, इससे पढ़ रहे होंगे तो स्नैप्स ले लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि इससे करना कुछ नहीं है, इसे याद नहीं करना, इसे सिर्फ यूज करना है आइसोलेशन को ब्रेक करने के लिए। हमारा मकसद ये होगा, पढ़ेंगे हम बुक से, दीन दुनिया किताब होगी, उससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर? मतलब ये नहीं है कि नोट्स ले लेके घूम रहे हो कि अच्छा इसी से करेंगे, नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने इस पर एक लफ्ज भी लॉ का नहीं लिखा हुआ, मैंने सिर्फ आइसोलेशन ब्रेक किया कि अच्छा यार लॉ क्या कहता है और इस चीज के बारे में कहां कहां जिक्र करता है। ठीक है, सो चैप्टर भी रेफर नहीं होगा कि कहां पे ले, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, सो आइसोलेशन को ब्रेक करने के लिए हम ये काम कर रहे होंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ इनकरेक्ट प्रोविजन ऑफ लॉ। ऐसा वैसे ये वाली काम बहुत रेयर केसेस में होता है कि आप गलत प्रोविजन सेलेक्ट कर लेते हो, आप ठीक प्रोविजन सेलेक्ट करते हो लेकिन एक्सेप्शन या जर्नल प्रोविजन में कंफ्यूज करते हो। मतलब एक क्वेश्चन आया, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था, वो सारा क्वेश्चन कुछ 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, नहीं 5 to 6 मार्क्स का, सॉरी, और वो बहुत खूबसूरत केस स्टडी थी। मतलब आई कैप की हिस्ट्री में जो पुराने पेपर्स हैं उसमें मुझे वो क्वेश्चन बहुत अच्छा, और इवन कि आई कैप ने वो कॉपी करके आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाल भी दिया। वो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, उसमें एक पॉइंट था सिर्फ छोटा सा, एक्सेप्शन में से उन्होंने वो ट्रिगर किया एक जगह पे, और बाकी सारी केस स्टडी आखिर में सोल्यूशन एग्जामिनर ने कहा 70% ऑफ द स्टूडेंट वाज अनएबल टू डिटरमिन और आइडेंटिफाई कि ये एक्सेप्शन थी, और सब ने पुट्ठा आंसर लिखा हुआ था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब इतनी मेहनत की लोगों ने उसका आंसर करने में, लेकिन आंसर ही गलत था। सो एक चीज समझाना चाहूंगा यहां पे, प्लानिंग ना हुई ना तो एग्जीक्यूशन पे जितना टाइम लगाया होगा जाया हो जाएगा। देखो एक 5 नंबर का सवाल है, उसको सॉल्व करने जाओगे तो 7-8 मिनट तो लगाओगे ना। अब 7-8 मिनट या 10 मिनट तुमने लगाए हैं तो 10 मिनट समझ लो जाया हो गए। अगर उसमें से 10 में से कोई 4-5 मिनट तुमने प्लानिंग पे नहीं जाया किए तो वो 10 के 10 जाया हो गए। सो होगा क्या कि अगर आपको लगे कि यार ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का मतलब है इंटू 2, रफली 1.8 का फॉर्मूला है, आप लोग यूज करते हो शायद, लेकिन सपोज मैं 2 का यूज कर लेता हूं, मेरे जैसे स्लो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। सो इंटू 2, 12 मिनट्स। तो मेरा बिलीव है कि 12 मिनट्स में से कम 4 मिनट आप अपनी प्लानिंग पे स्पेंड करो, उस क्वेश्चन को 2 दफा रीड आउट करने में, उसके क्वेश्चन का आंसर बिल्टअप करने में, उसके बाद अपना पेन उठाओ, पेन ही साइड पे रख दिया करो। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये स्ट्रेटेजी बड़ी बेहुदा सी लगती है कि आप क्या बात करें, कितनी सिंपल सी बात करें, पेन साइड पे रख दो, लेकिन बिलीव करो ये मैंने अपना एक पेपर खुद इस तरीके से पास किया हुआ है, नहीं पास हो रहा था। हाँ अच्छा, मेरे फेलियर्स बहुत ज़्यादा हैं, मैंने पहले भी शायद जो पुराने हैं उनको तो पता है मेरे करतूतों का, जो इनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। पीएचडी मेरी अकाउंटिंग में है, ठीक है, वैसे भी छोटे मोटे मास्टर्स मैंने किए हुए हैं। ठीक है, पीएचडी का मतलब बता देता हूँ, मैं एक पेपर को 3 दफ़ा देने जाता था जब अकाउंटिंग का, तो मैं उसे पीएचडी का लेवल देता हूँ, जो 2 दफ़ा में हो जाए वो मास्टर्स लेवल है। ठीक हो गया? सो कुछ मैंने मास्टर्स किए हुए हैं, कुछ मैंने पीएचडी, और कुछ तो पीएचडी से भी ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है उनका। ठीक है, सो डिपेंड करता था कि अकाउंटिंग किस लेवल की है। ठीक हो गया? और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का वो वाहिद पेपर था जो कि मैं समझता था कि अगर कभी ज़िंदगी में क्वालिफाई ना कर पाया तो शायद ये वो पेपर होगा जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर सका। लेकिन रब का करना था कि मैं हमेशा सेल में पेपर पास करता था, तो मैं रिपोर्टिंग का पेपर देने गया तो सेल लगी हुई थी। सेल इस तरह लगी हुई थी कि वो पेपर जो था वो रेप्लिका था स्टैंडर्ड्स का। पहली दफ़ा आई कैप ने स्टैंडर्ड में से कॉपी पेस्ट किया क्वेश्चंस को, और पता नहीं क्या किया कि सारे का सारा वही नाम चेंज करके फिगर्स तक चेंज नहीं की और कॉपी पेस्ट करके रिपोर्टिंग में डाल दिया। तो मुझे वहाँ बैठते ही एहसास हो गया कि ये वो पेपर है सेल वाला जो मेरा निकल जाएगा और इसकी वजह से मैं क्वालिफाई। सो उस दिन मुझे यकीन हो गया था, हालांकि मेरा एफ मॉड्यूल पड़ा था उस टाइम में, मॉड्यूलिंग सिस्टम था, एफ मॉड्यूल था, बट स्टिल आई बिलीव कि हूँ अब मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो मैंने कर लिया फिर। ठीक है, सो रिपोर्टिंग मैंने सेल में पास की हुई है। ठीक हो गया? और जल्दी पास की थी, रिपोर्टिंग में मास्टर भी नहीं करना पड़ा था, नहीं रिपोर्टिंग जल्दी पास हो गई थी। अच्छा जी, तो
ये मेरा कुछ बैकग्राउंड है जी एजुकेशन के हवाले से, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपोजर सारा ही मेरा रिपोर्टिंग के अंदर रहा। बिकॉज एज ए CFO आपको सारे काम करने होते हैं, ऐसा नहीं होता आपको जी अकाउंटिंग नहीं आती बाकी करा लो, नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा चलो वापस आता हूँ, बात कर रहा था ओके ठीक है, आइसोलेशन होगी हमारी, इनकरेक्ट प्रोविजन ऑफ लॉ होगी। ओके जी वापस आता हूँ और अगली बात करते हैं जी आंसर विद इन द बॉक्स और एम्बेड। अच्छा हाँ, मैं बात कर रहा था कि 2 दफ़ा का पेपर, मैं एक्चुअली किस्सा ये सुना रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया, ऑडिट का पेपर नहीं निकला, मास्टर हो गया, नहीं निकला। सो मेरे एक उस्ताद थे बहुत अच्छे, नाम लेते हुए मुझे ज़रा कोई वो नहीं है, हेजिटेशन नहीं, आसिम साहब थे। मैं पैक का स्टूडेंट रहा, ठीक है जी। तो आसिम साहब ने मुझे एक एडवाइस की, उन्होंने कहा बेटा अगली बार ना ये जो अपना हथियार है ना, इसको साइड पे रख के जंग लड़ना थोड़ी देर के लिए। सो ये वो एडवाइस थी जो मैंने उस वक्त काम की, कोई चेंज नहीं किया, इवन कि उस अटेम्प्ट में पढ़ा भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट में नहीं पढ़ा था, ठीक है। और पेपर भी मैं एक शायद लेफ्ट हैंड और लेफ्ट टांग दोनों फ्रैक्चर थी, तो व्हील चेयर पे पेपर गया था और 2 दिन पहले फ्रैक्चर हुई थी, तो शायद डॉक्टर को मना किया कि खबरदार एनेस्थीसिया जो है वो इतनी मिकदार में ना हो कि मैं कल पेपर देने ना जा सकूं। तो मैं इस तरीके से पेपर देने गया, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक एडवाइस थी कि यार पेन साइड पर रख, तो कोशिश की, पेन साइड पर को आता तो कुछ है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना, मतलब उस वक्त जंग हारा हुआ था मैं कि यार ठीक है आता तो कुछ है नहीं, तो कोई बात नहीं, फिर जंग उस तरीके से लड़ते हैं जैसा उस्ताद ने बताई है। तो रख दिया पेन और सोचा कि अच्छा लगा कि पेपर कुछ आसान है, तो सॉल्व करना शुरू किया, क्वालिफाई, ओके बैटरी लो, ठीक है। सो बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप लोग एग्जीक्यूशन करोगे, क्लियर? ये वाहिद हल है इस पॉइंट को आंसर करने के लिए, इस पॉइंट को आंसर करने के लिए, सारी चीजों का यही हल है। क्योंकि जब आप एक दफा पहली दफा रीडिंग करोगे ना और आंसर सोच लोगे, वो आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जब दूसरी दफा रीडिंग करोगे ना, तो अपने ही किए बनाए हुए आंसर को या तो अफर्मेशन दे दोगे कि यार हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहा हूं, हर एंगल से देख लिया है, या खुद ही गलत कह दोगे, बजाय के पेपर पे लिखते हुए तुम्हें आधे रास्ते में याद आता है ओह ये तो देखा नहीं था। फिर ऐसे फनकार हो तुम लोग, वहीं से यू टर्न लेते हो, लीडर पे चले गए हो फौरन, सो फौरन यू टर्न लेके वहीं लिखना शुरू कर देते हो कुछ और। रीडर बेवकूफ नहीं है, रीडर जब पढ़ता है उसे समझ आ जाती है कि तुम पहले क्या सोच के चल रहे थे और आगे क्या। बेहतर यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसे काट दो अगर सारा गलत है तो, और दोबारा से लिखना शुरू कर, या कोई पैरा गलत है तो पैरा काट दो सिर्फ और दोबारा शुरू हो जाओ, बजाय कि इस बात पे सोचो कि मैं इसको यू टर्न कैसे लूं और कैसे जस्टिफाई करूं कि नहीं मैं तो कुछ और सोच रहा था लेकिन आपको बता कुछ और रहा हूं। नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये इरिटेट करता है रीडर को, ठीक है। और रीडर को ना बहुत पैसे मिलते हैं क्या नाम है आपका पेपर चेक करने के, बड़े सुकून और तसल्ला से पेपर चेक करता है वो आपका, ठीक है। और एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन चेक करता, सो उसके पास ना एक बंडल है एक्सपीरियंस का, सुकून से चेक करना है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 चेक करना है, आई जाओ, एक टाइम आएगा जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपर्ट हो जाऊंगा। बात समझ आ रही है? मेरे बेंचमार्क सेट हो गए होंगे, ये बेस्ट वन, ये मिडल वन, ये लोएस्ट वन। तभी तो आप देखते हो कि आपके पास रिजल्ट बड़ा प्योरिफाइड किस्म का होता है, स्टैटिस्टिक्स बड़े खूबसूरत होते हैं। कभी एग्जामिनर कमेंट देखें, इतने % स्टूडेंट आंसर नहीं कर सके। कैसे दे रहा है वो परसेंटेज? इसलिए कि हर टीचर के पास ये कंट्रोल आ गया, एग्जामिनर के पास, वो एक क्वेश्चन चेक कर रहा है, वो बता सकता है कितने %, कितने बेहुदा लोग हैं, कितने सही लोग हैं। कंपाइलेशन कर रहे हैं, आखिर में एक्सेल के ऊपर उसको एक्सेल डालते हैं, स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है सो फॉर तो पूछ लें, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। अच्छा जी, बुक्स के हवाले से आप लोग क्लास में कोई भी बुक यूज कर सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं होगा, क्योंकि लॉ हर जगह पे सेम है, ठीक है। बिजनेस लॉ में फिर कुछ कहा जा सकता है, सी लॉ तो एज इट इज है, जैसा सेम एज इट इज जो लिखा हुआ ऑर्डिनेंस में, ठीक है। तो कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी रहेगी, बट मैं चाहूंगा कि मैं ICAP स्टडी टेक्स्ट को यूज करूंगा, ठीक है। उसकी रीजन है कुछ। पहली चीज़, एग्जामिनर्स के पास क्लियर इंस्ट्रक्शन है। कौंसिल मेंबर से जब मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा हमने अपने एग्जामिनर को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि जब आप पेपर बनाएं तो आपके पास ICAP की स्टडी टेक्स्ट होनी चाहिए, यानी आपका पेपर जो भी बिल्ट होगा वो ICAP की स्टडी टेक्स्ट में से बिल्ट होगा। सो इस बात की एक श्योरिटी मिल गई वहाँ से कि यार एग्जामिनर को भी इंस्ट्रक्शन है कि इसी बुक को फॉलो करें, तो वाई नॉट कि हम क्यों ना इस बुक को फॉलो करें। सेकेंडली, इस बुक के अंदर एक खूबसूरती जो इस बार उन्होंने एडिटिंग करके ICAP ने पहले वाली बुक बहुत बेहुदा थी,
मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, सही बात है, आई कैप की बुक बहुत बेहुदा थी। जब कैफ 3 की बुक थी ना, ओहो हो, खूबसूरत इंसान ने कोई कॉपी पेस्ट की हुई थी, ठीक है, उसने कॉपी पेस्ट करते हुए F7 भी नहीं दबाया कि स्पेलिंग चेक ही लगा ले, ठीक है। लेकिन इस बार बुक वाकई ही किसी अच्छे पर्सन ने उसको थोड़ा सा यूं कह लें कंपाइल करने की कोशिश की, बिकॉज लॉ को लिखा नहीं जा सकता, लॉ अपने पास से थोड़ी लिख रहा है, वो बंदा जो भी लिख रहा है वो कंपाइल कर रहा है, ठीक है। सो उसने कंपाइलेशन अच्छी किया। उसने क्या किया, आई कैप के जितने पास पेपर्स थे पुराने जो रेलिवेंट थे, उसने रेलिवेंट चैप्टर्स के अंदर रेलिवेंट टॉपिक्स के साथ मर्ज कर दिया। यानी अब जब हम पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आज के लिए होमवर्क है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और 2 से, और प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है वो इस अटेम्प्ट का पेपर है और ये क्वेश्चन नंबर है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 इस अटेम्प्ट का पेपर है, क्वेश्चन नंबर ये है। सो हम क्या कर रहे होंगे, हम साथ साथ चैप्टर के टॉपिक वाइज पास पेपर्स कर रहे होंगे, उससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये फायदा है। दूसरा, एग्जामिनर को कौंसल ने कहा हुआ, सॉरी हाँ कौंसल ने कहा हुआ, तो ये भी मुझे एक फायदा नजर। तो ये एक 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को यूज कर रहे होंगे एज अ बेंचमार्क, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कुछ और यूज़ करना चाहें, कोई और बुक आपको लगता है कि नहीं, आप जिस इस वक्त हमारे अगर विद इन कैंपस बात करो तो आसिफ साहब की बुक अवेलेबल है। आसिफ साहब ने और बहुत मेहनत की हुई है उसको ईजी करने में सब, तो आप कोई भी बुक यूज़ करो, कोई इशू नहीं होगा, किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं। इवन के सीक्वेंस ऑफ कॉन्सेप्ट में भी कोई इशू नहीं होगा, सीक्वेंस भी सेम है, मतलब जो आई कैप का सीक्वेंस है मोर और लेस आसिफ साहब का भी बुक का वही सीक्वेंस है। सो आप बुक कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड के तौर पर मैं आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को लेकर चलूंगा, ठीक है जी, ओके। देन प्रैक्टिस क्वेश्चन पास पेपर है वो मैंने बता दिया, और आखिर में जब सेशन क्लोज हो रहा होगा तो हम 2 फुल फ्लेज पास पेपर्स, कुछ पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे हैं रीसेंट अटेम्प्ट्स में, वो मैं साथ साथ करवाना पसंद करूंगा जब नॉलेज फ्रेश होगा, लेकिन एज अ ओवरऑल फुल फ्लेज पेपर वो हम आखिर में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है जी। उसके अलावा मैं साथ साथ कुछ कर रहा हूँ चीजें, ठीक हो गया, ओके। ये कुछ परसेंटेजेस रेशो हैं, आप देखो कैफ 3 में जो थे तो परसेंटेज गालबन 30% थी, लेकिन मार्च अटेम्प्ट का रिजल्ट 22% था। ड्रॉप हुआ जब पहली दफ़ा लोगों ने एक दफ़ा प्रैक्टिकल अप्रोच को देखा, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट ने कंप्रीहेंड कर लिया कि अच्छा एग्जामिनर किस तरफ चला गया है, हमें अपनी अप्रोच को चेंज करना है, टीचर्स ने अपनी अप्रोच को चेंज कर लिया। तो टेक्निकली रिजल्ट जो लास्ट अटेम्प्ट का है सितंबर का, नॉट मार्च अटेम्प्ट, उसका तो अभी ताज़ा आप भुगत के आए हो, ठीक है। सो वो दोबारा से इंप्रूव हो गया और वो कहीं 33.7% पे है। लेकिन एक बात बता दूं, ये बड़ा अच्छा लगता है 33.7% पासिंग, मजाक नहीं कह रहा। इसके पेपर जो है ना, कुछ 4,500 5,000 बच्चों ने पेपर दिया था, अब जरा 33% निकालो, ठीक है, कोई 1,500 बनेगा गालबन। सो नंबर्स में चेंज करके जरा इंपैक्ट दिखाना चाह, तो 3,500 बच्चा अभी भी बेचारा इसमें कहीं ना कहीं फेल हो गया। नंबर्स ये देखना और चीज है, नंबर्स में देखना और चीज समझ आ रही है। 5,000 5,500 तकरीबन 4,500 तकरीबन नंबर्स थे जो अपीयर हुए कैफ 7 में, उनमें से 1,500 ने गालबन पास किया। परसेंटेज यही बन रही है जी शायद 33.7%। 5,000 पे मल्टीप्लाई कर लो सीधी 33 पॉइंट, मेरा मैथ बहुत कमजोर है, मेरे पे ना जाना। 33.7 इतना ही है जी, ठीक है। तो ये पासिंग स्टूडेंट्स थे, ठीक है, ओके। सो आफ्टर दिस चेंज वही लिखा हुआ है, द पेपर इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन इन स्टेज 2। पर्सपेक्टिव, लिखने के पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट लिखता बड़ा गलत तरीके से है, ठीक है, अदरवाइज कंटेंट इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, कंटेंट इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक हो गया। बाकी मैंने वही बातें कर ली हैं ऑलरेडी कि आपके पास इनसिग्निफिकेंट सी चेंज है सिलेबस में। जब कैफ 3 में होता था, कुछ नए चैप्टर्स ऐड हो गए हैं, बहुत स्मॉल उनका वॉल्यूम है जो ऐड हुए कैफ 3 के बाद, लेकिन टेस्टिंग पैटर्न बहुत चेंज हो गया। सिलेबस इतना ऐड नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कैफ 3 में उतना ही सिलेबस था, डायरेक्टर, मैनेजमेंट, मीटिंग्स, ये सब चैप्टर जो बड़े बड़े चैप्टर हैं, जो मैं ये कह सकता हूं कि सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करते हैं कैफ 7 का, वो कैफ 3 में भी थे, लेकिन टेस्टिंग उस वे में नहीं होती थी। आसान से सवाल पूछ लिए जाते थे और बच्चा पेपर पास कर लेता था। अब चैप्टर वही हैं, 2-3 छोटे से चैप्टर ऐड किए, बहुत छोटे छोटे से, हार्डली मैं यूं कहूं कि 5-6 पेजेस के चैप्टर ऐड किए हैं, 5-5 6-6 पेजेस के 2-3 चैप्टर्स ऐड हुए हैं। तो टोटल कितने पेजेस ऐड हो गए होंगे? 30, 40, 50 मैक्सिमम 50 पेजेस ऐड हुए हैं सर, लेकिन टेस्टिंग पैटर्न चेंज कर दिया। क्लियर? यहां तक भी बात समझ आएगी? एग्जामिनर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है।
आज की क्लास में हम लोग वो नहीं कर रहे कि हम लोग कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जामिनर को समझाने की, क्योंकि जितना अच्छा हम अपने दुश्मन को समझेंगे उतना उसको हैंडल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, एक एफर्ट मैं कर रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाऊँगा और मैं स्टडी टेक्स्ट को भी लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं खाली फ्लो चार्ट डिस्कस करूँगा। मेरा पैटर्न ये होगा टीचिंग मेथोडोलॉजी कि मैं पहले आपसे फ्लो चार्ट डिस्कस करूंगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा अबाउट द कंपनी, क्योंकि ये सारी ही आर्टिफिशियल चीज़ है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो सारा ही आर्टिफिशियल पर्सन है और जितनी बातें पढ़नी है वो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर पढ़नी है। तो फिर मैं कोशिश करूंगा मैं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, चीज़ों के थ्रू आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करूं। जब वो बिल्ड हो जाएगी तो फिर हम वन बाय वन उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं चीज़ों को बुक से वन बाय वन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सो रीडिंग मैं 100% करवा के भेजूंगा, मुझे आप लोगों पे कोई एतबार नहीं है। मैंने एक अटैम्प्ट में ऐसा किया है कि मैंने क्या किया, मैंने फ्लो चार्ट डिस्कस किए, डिटेल में डिस्कशन की, उसके बाद मैं चला जाता था और एक्सपेक्ट करता था कि स्टूडेंट घर जाके इसको पढ़ लेगा। लेकिन मुझे रियलाइज़ हो गया नहीं पढ़ता वो बेचारा जब आखिर में पढ़ता है तब उसे समझ ही नहीं आती कि सर ने पढ़ाया क्या। सो एटलीस्ट ये तो होगा एक दफ़ा नज़रों के सामने से टेक्स्ट गुजर चुका होगा इस पूरे सेशन में। ठीक है जी, ओके। सो ये एक एलोकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ थोड़ी सी, 2 पेपर्स की। मार्च 2022 का पेपर है, देन हम कंक्लूड करते हैं अपनी क्लास को। मार्च 2022 का पेपर है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 तक जो भी क्वेश्चन आए, आप जरा चैप्टर रेफरेंस देखो। आपकी ये आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के मुताबिक है, तो प्लीज़ कोई और अगर आप बुक यूज़ करें तो ये उसके मुताबिक नहीं है, ये आई कैप की स्टडी टेक्स्ट। अब अगर जरा कम्बिनेशन देखो, 5 and 8, 3, 10, 3, 8, 10, कोई सर पैर नहीं है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अच्छा और देखो जरा 3, ये देखो यहाँ टेस्ट हुआ, 3 आपका डायरेक्टर है, यहाँ टेस्ट हुआ, यहाँ टेस्ट हुआ और देन 9। ठीक है, ये 2 टेस्टिंग हुई। फिर 11 यहाँ टेस्ट हुआ, यहाँ भी टेस्ट हो गया। सो ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर एक ही क्वेश्चन के अंदर टेस्ट हो रहा होगा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए जो है वो 11 चैप्टर से था। फिर दोबारा 11 का बी जो, अच्छा 11 बी है, सॉरी नहीं, क्वेश्चन नंबर, सॉरी 11 चैप्टर 11 जो है वो है 8A, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8A। और ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, 11B, चैप्टर सेम है। सो एग्जामिनर के ना विश सिस्टम डिफरेंट चल रहा है, उसका दिल करता है यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टर पूछ ही लूँ, पूछ लेता। एक हरकत और बड़ी मजे की, कंटेंट में एक ऐसा हुआ है, ठीक है, एक ऐसा इंस्टेंस हुआ है लास्ट अटेम्प्ट में सितंबर की। एक क्वेश्चन डाला उन्होंने पेपर में डायरेक्टर्स में से, विश आई होगी बेचारे को कि यहाँ कुछ पूछ लूँ, तो पूछ लिया। बाद में उसे याद है, ओह ये तो बुक में डाला ही नहीं हुआ। बिलीव मी, उसके बाद फौरन से पहले बुक की रेक्टिफिकेशन आई। इस अटेम्प्ट में, पिछली अटेम्प्ट में एक सर्कुलर आया, आप लोगों को याद होगा कि अगर आप लोगों ने लास्ट अटेम्प्ट यहाँ से पढ़ी तो आप लोगों को हर टीचर ने कुछ एडिशन कराई होंगी चीज़ों की। कुछ पेपर्स में हुई हैं, कुछ में नहीं, बी लॉ में नहीं हुई ज़्यादा, ठीक है, लेकिन कुछ पेपर्स में हुई एडिशन, सर्कुलर आया। इस पेपर में यही एडिशन हुई कि ये वाला मिस हो गया। तो मैंने बाद में पास पेपर्स के जब उसको कंपेयर किया तो गलती से उन्होंने पूछ लिया हुआ था, सो उन्होंने बाद में बुक में भी ऐड करवा दिया। क्लियर? अच्छा, अच्छा एक और चीज़ रहा, यहाँ से देखिए प्लीज़। नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन, 1 and 3, फिर 3, फिर 3, दिल नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा हाँ यार 3 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 मीन्स डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह चैप्टर 8 एक इंपॉर्टेंस रखता है, मीटिंग का चैप्टर है। ठीक है, लेकिन देखो बार बार नहीं पूछ रहा, लेकिन एक ही दफा पूछता है, दिल खोल के पूछता है। ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा 10 मार्क्स का मतलब ये नहीं होता कि एक ही सवाल होगा 10 मार्क्स का, वो उसके अंदर छोटे छोटे से पार्ट्स बना देगा, पैटर्न ये होता है। ठीक है, टोटल ओवरऑल 10 मार्क्स का था। क्लियर हो रही है बात? सो ये देखो अब यहां से भी, अच्छा अब एक और चीज है, स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहता हूं जो पिछले टाइम में नहीं आए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनका चांस बढ़ जाता है। जिस तरह इस अटेम्प्ट में 9 चैप्टर टेस्ट नहीं हुआ, उसने अगले अटेम्प्ट में पूछ लिया। सो इस तरह का कॉम्बिनेशन वो यूज करता है। जिस चैप्टर को टेस्ट नहीं करता तो उसके चांसेस ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं कि अगली बार पूछेगा, और जो पूछ रहा है वो तो दिल खोल के पूछ ही रहा है। जिस तरह 3 चैप्टर है, 8 चैप्टर है, कुछ चैप्टर हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट है। मतलब हम डायरेक्टर का चैप्टर शुरू करेंगे तो शायद 3 वीक्स गुजर जाए, वो खत्म ही ना हो। 3 वीक्स भी कम बता रहा हूँ, शायद लास्ट टाइम तो मैंने महीने में पढ़ाया डायरेक्टर चैप्टर। टेक्निकल बहुत है, मुश्किल नहीं है, टेक्निकल बहुत है। कुछ बातें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखने की जरूरत है, नहीं रखोगे केस स्टडी सॉल्व नहीं कर सकोगे। ठीक है, सो उन चैप्टर्स पे मैं ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ।
ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँगा, अच्छा मेरी स्पीड भी कुछ ऐसी होगी, पहला चैप्टर बहुत स्लो हम पढ़ रहे होंगे, आपको लगेगा ये बाकी टीचर्स तो बाकी अगर आप किसी स्टूडेंट से कंपेयर करोगे आपको लगेगा ओहो, मतलब मुझे याद है मैं चैप्टर नंबर 3 ख़त्म कर रहा था, तो मेरे एक कुलीग हैं बहुत अच्छे, मैंने उनसे पूछा कि यार इधर नहीं है, ठीक है, मेरे कुलीग हैं बहुत अच्छे, मैंने उनसे पूछा क्या सूरत हाल चल रही है, कहता कंपनी लॉ के आखिरी 2 चैप्टर रह गए हैं। मैं कहा भाई आर यू श्योर, क्या आपने ऊपर से कुछ छुड़ाया होगा, मैं कहा मोटे मोटे चैप्टर छोड़े होंगे तुमने 3 और नहीं सब करा दिए। मैं कहा तुमने किया क्या है, कहते मैंने उन्हें कहा बच्चों को अगली बार फिर पढ़ाऊंगा, मतलब कि उसी टाइम में नॉट अगली बार मींस मैं दोबारा पढ़ाऊंगा कंपनी लॉ। मैं कहा तो पहली दफा ही अच्छा पढ़ा लेता, मतलब पहली दफा ही आप डिटेल एग्जांपल्स और सब कुछ कर लेते। तो अभी बच्चों के पास सिर्फ नॉलेज था कि उन्होंने बुक पढ़ ली एक दफा, उनको ये नहीं पता कि अगर कोई केस स्टडी आएगी तो सॉल्व कैसे करना। नहीं, हम वो अप्रोच नहीं यूज करेंगे, हम उस चैप्टर पे टाइम ज्यादा इन्वेस्ट कर लेंगे। कोर्स मैं टाइम पे खत्म करूंगा। मैंने लास्ट टाइम में भी जो कंपनी लॉ का कोर्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज पहले खत्म किया, मतलब जो डेडलाइन होती है आपकी, जिस तरह लास्ट डेडलाइन थी 31 जनवरी माइट बी जो लास्ट डेडलाइंस थी, तो मैंने मेरा ख्याल है 26 को शायद खत्म किया या 25 को विद ऑल द पास पेपर्स। हमने क्लास में सारे पास पेपर डिस्कस करके खत्म किया, ठीक है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। यूजुअली सिलेबस 20th को खत्म हो गया था, नेक्स्ट 6 डेज हम लोगों ने पास पेपर पे स्पेंड किए थे, ठीक है। सो लास्ट में भी हम ऐसा ही कर रहे होंगे। कोशिश करूंगा, पहले नहीं करता कभी भी मैं, क्योंकि आप लोग बहुत जालिम हो, फौरन से पहले फतवे निकाल देते हो, ठीक है, कि उस्ताद ने तो कहा था 20 को ख़त्म करेगा। नहीं, ऐसा नहीं, मैं डेडलाइन पे ही ख़त्म करूंगा। हाँ, इट मे हैपन कि अगर आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो साथ साथ तेज़ी से चल रहा है, तो आप जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हो, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो फिर शायद मैं भी अपनी स्पीड उस तरीके से मैनेज कर सकूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ मेरी कुछ जगहों पे कुछ चैप्टर में स्पीड बहुत स्लो होगी कि मैं दिन में सिर्फ 1 पेज आधा पेज पढ़ा रहा हूँगा, कुछ जगहों पे स्पीड तेज होगी कि मैं दिन में 3 पेजेस भी पढ़ा रहा हूँगा। उसकी रीजन क्या होगी, वो बहुत सिंपल होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। मुझे पता है वहां पे टेस्टिंग जो है वो प्रैक्टिकल टेस्टिंग नहीं हो सकती, वहां से डिस्क्रिप्टिव ही आएगा जब भी आएगा, तो वहां पे मैं क्विकली पास ऑन कर रहा हूँ डिस्कशन करके, लेकिन पास ऑन जल्दी हो रहा है, वहां पे 3 पेज पढ़े होंगे। सो हमारी स्लोएस्ट स्पीड होगी आधा पेज और मैक्सिमम स्पीड होगी शायद 3 पेजेस मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारी स्पीड चलेगी थ्रू आउट सेशन, कुछ चैप्टर्स जल्दी कुछ चैप्टर लेट, ठीक है। चैप्टर 1 बहुत स्लो चलेगा, चैप्टर 2 क्विकली कर लूंगा, चैप्टर 3 बहुत स्लो चलेगा, ठीक है। फिर चैप्टर 4 5 6 ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। फिर 7 बहुत जल्दी, 8 पे आके थोड़ी सी फिर स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी मीटिंग्स के हवाले से, फिर 9 10 जल्दी कर लेंगे, 11 या 12 पे जाके हम लोग थोड़ा फिर स्पीड अप, फिर थोड़ा स्लो करेंगे वाइंडिंग अप वगैरह के कॉन्सेप्ट। सो हम कंपनी को बनाना सीखेंगे पहले चैप्टर में, और आखिरी चैप्टर में उसकी रेजोल्यूशन भी सीखेंगे कि कंपनी बंद करनी हो तो क्या करना, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि आज नाराज हो गए तो कल को कंपनी बंद है, ताले लगा दो बस बंद हो गई, नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज जहां पे इन्वॉल्व हैं इसकी इनकॉर्पोरेशन के अंदर, तो उसी तरह लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व हैं इसकी डिसोल्यूशन के अंदर। कंपनीज को यूजुअली 1.5 से 2 साल लग जाते हैं अपने आप को डिसॉल्व करते करते, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल। बेशक वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, बेशक आप अपनी कोर्ट की मर्जी से कर रहे हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कि आप अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं कि कोर्ट ने आपको कहा कि बंद कर दो, ठीक है। सो वो आप उस तरीके से, टाइम फिर भी इतना लग ही जाता है, ठीक है, टाइम इतना लग ही जाता है, 1-1.5 साल लग जाता है। सो ये हमारा ओवरऑल इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में एक इंट्रो था। आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछो, कोई भी इररिलेवेंट भी हो तब भी पूछ सकते हो। अच्छा, इस क्लास में हमेशा इजाजत रहेगी, कोई बहुत बेहुदा सवाल भी आ जाए तो पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट से रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, वरना मुझे आपके स्टैंडर्ड्स का आइडिया है, ठीक है। सब्जेक्ट से रेलेवेंट कुछ भी दिल में आए तो ये हेजिटेट नहीं करना कि क्लास में ये पूछूंगा तो बाकियों को तो समझ आ गई, मुझे क्यों नहीं समझ आ रही, तो मैं नहीं पूछता, छोड़ो क्या बात है, दोस्त से जाके पूछ लूंगा। उस दोस्त से बेहतर है मुझसे पूछ लो, ठीक है। कोई भी बेहुदा से मुराद ये होती है कि बहुत इररिलेवेंट वन भी, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये बाकी बैठे अगर हंसे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो मैं ये कोशिश करता हूं कि डेकोरम ये होना चाहिए क्लास का कि कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त की बात क्वेश्चन के ऊपर हंसेगा नहीं, मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है, फ्रीली, ताकि कोई भी स्टूडेंट फ्रीली कुछ भी पूछ सके जहां पे उसे हेजिटेशन फील हो। बेटा कंपनी लॉ की क्लास है, आप लोग कंपनी लॉ की क्लास में आ रहे हो बेटा, इसके बाद होगी शायद 10:20 11:20 पे नहीं है आपकी, रूम नहीं होगा बेटे, कंफर्म करो। सो
क्या बता रहा था, सॉरी। हाँ, कुछ भी आप फ्रीली पूछो, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चनिंग करोगे उतना ज़्यादा चार्ट आपको क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि मैं आपको आंसर में कुछ ना कुछ अच्छा बता रहा हूँ, कोई ना कोई चीज़ लॉजिकल बता रहा हूँ। एटलीस्ट बिजनेस लॉ से अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पे लॉजिक दे सकता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपोजर शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। वहाँ पे इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें, अदरवाइज हम फिर कंक्लूड करते हैं क्लास को। बुक प्रिंट करवा लें तो ये चेंजेस का वेट करें? नहीं, चेंजेस हैं, चेंज, लेकिन मैं अभी रिसेंट बुक जो है आई कैप को, सॉरी ऊपर एग्जामिनर को दे दूंगा, ऊपर कॉपियर को, फिर आप लीजिएगा, ठीक है। मैं उसको आज दे देता हूँ, आप लोग कल आने से पहले एक दफ़ा उससे कंफर्म कर लें कि अगर उसके बाद लेटेस्ट वर्जन वो है जो आई कैप ने लेटेस्ट इशू किया है, मैंने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर दी थी, करेक्शंस कर दी थी, तो वो मैं करेक्शन वाली उसे वर्जन दे देता हूँ ताकि दोबारा ना करवानी पड़े, ठीक है। सो वो मैं उनसे शेयर कर लेता हूँ, फिर आप उनसे ले लीजिएगा, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? दोनों ही हैं, समटाइम्स तो इतना इतना अजीबोगरीब लेवल है कि एक लाइन आई कैप बुक से पकड़ता है, एज इट इज़ डाल देता है। ऐसी भी हरकतें की हैं उसने पिछले मॉडल में, ठीक है। सो करता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो यूजुअली तंग करता है नंबर ऑफ डेज के अंदर कि बच्चों को, देखो मैं आपने अच्छी तरह याद किया कि 30 डेज हैं, वो लिख देगा 30, 45, 60। अब वहाँ पे एक दफ़ा आप भी शेक हो जाओगे, क्या था 30 था कि 60 था, क्योंकि कई 30 हैं, कई 60 हैं, कई 45 हैं। सो इस तरह की हरकतें कॉमनली वो कर लेता है, ठीक है। सो ये है। इसके अलावा प्रोसीजरल भी होते हैं कुछ बातें, और डिस्क्रिप्टिव भी, तीनों का कम्बिनेशन है। किसी एक तरफ नहीं कह सकता कि खाली डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसा नहीं है जी। डन, चलिए जी, अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए। कल बुक एक दफ़ा कॉपियर से कंफर्म करके आइएगा, ठीक है। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।